गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। देखो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। एक तरह से हम लोगों ने मिसाइल्स के बारे में डिस्कशन किया था और फिर मैंने बताया था कि मिसाइल का जो फॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे होता है। उस कंसंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं सीएमसी, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, और जो टेम्परेचर होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। ये दो चीजें आप लोग नोट कर लो, ठीक है। ये दो चीजें मैं बता चुका था आप लोगों को। हमने जनरली ये डिस्कशन कर लिया था सारा का सारा कि ये सारी चीजें जब मिसाइल का फॉर्मेशन होता है तो क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन क्या होती है और क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है। देखो, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने लास्ट ईयर भी ये चीजें पढ़ाई थी और उसमें से पेपर में क्या आया आप सोचोगे तो आप दंग रह जाओगे कि सर को कैसे पता चला कि पेपर में ये सारी चीजें आएंगी। अब मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, आप देखना, ये नोट्स देखो, मेरी पहले की क्लासें देखो और फिर आप लास्ट ईयर असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देखो। आपको खुद को रियलाइज होगा कि यार सर को कैसे आइडिया लगा कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आई बात समझ में? तो वो देखो, सारा एक्सपीरियंस का काम होता है। अगर आप मेहनत करते हो, बच्चों के साथ ईमानदारी से रहते हो तो आपके साथ जरूर अच्छा होता है। ध्यान रख लेना इस बात का, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो, आगे चल के हम लोग कुछ चीजें जो है हमारी वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एक जनरल क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन और क्राफ्ट टेम्परेचर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब एक नया क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चलेगा कि क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन की कंडीशन आ गई है। क्योंकि हमने क्या किया है, देखो, हमने यहां से कंसंट्रेशन ली थी, हमने कंसंट्रेशन बढ़ाना शुरू किया, तो हमें कैसे पता चला कि ये वाली जो रेंज है कंसंट्रेशन की वो सीएमसी की होगी। तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास सरफेक्टेंट का सॉल्यूशन है, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, सरफेक्टेंट का जो सॉल्यूशन है, भाई मैंने क्या कहा था, सरफेक्टेंट से ही आपका मिसाइल फॉर्मेशन होता है। तो जो सॉल्यूशन होगा वो सरफेक्टेंट का होगा। तो जो सरफेक्टेंट का जो सॉल्यूशन है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जैसे मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जैसे सरफेस टेंशन, जैसे ऑस्मेटिक प्रेशर, जैसे टर्बिडिटी, इन चारों पांचों जो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज का चेंज सीएमसी पर आकर के एट द सीएमसी, क्वेश्चन आया था पिछली बार, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं। और पिछली बार भी मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई थी, आप लोग केवल समझो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो आपका सरफेक्टेंट का जो सॉल्यूशन था उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, उनका मान या उनकी वैल्यू एट द सीएमसी, सीएमसी के आने पर उनमें शार्प चेंज होता है या ड्रामेटिक चेंज होता है। ड्रामेटिक जो वर्ड है वो पीएसपी की बुक में दे रखा है। आ गई बात समझ में? क्या समझना है आपको कि कैसे पता चलेगा कि जो कंसंट्रेशन है सरफेक्टेंट की वो सीएमसी तक पहुंच गई। तो होता क्या है कि जो सरफेक्टेंट का सॉल्यूशन है, जैसे ही उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं सरफेक्टेंट की, यहां पर उस सीएमसी की रेंज में, जैसे ही सीएमसी की रेंज में कंसंट्रेशन आती है, उसके आसपास की जो कंसंट्रेशन की रेंज में आती है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की, इनमें शार्प चेंज होता है या ड्रामेटिक चेंज होता है। अब आप लोग देख सकते हो कैसे होता है। देखो, ये मान लो मोलर कंडक्टिविटी थी, धीरे धीरे डिक्रीज होती है कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, लेकिन ध्यान रखना जैसे ही सीएमसी की रेंज में आएगा, ये पूरी रेंज सीएमसी की है। देखो, याद करो, जब मैंने क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन बताया था तो मैंने हर एक सरफेक्टेंट के लिए एक रेंज बताई थी कि ये जो रेंज है वो सीएमसी की रेंज है। तो इस रेंज में जैसे ही इस रेंज की कंसंट्रेशन होगी, ये कंडक्टिविटी तेजी से डिक्रीज होगी। ऐसे ही देखो, सरफेस टेंशन धीरे धीरे डिक्रीज होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग सीएमसी की रेंज में आएंगे इसका मान ऑटोमेटिकली बढ़ लेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये हमेशा नॉन लीनियरली चेंज होते हैं। ये वर्ड ध्यान रखना, जो चेंज होता है वो
नॉन लीनियरली चेंज होता है। मैं बताऊंगा, अभी एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेंगे। एक बार आप लोग समझो, कहीं भी एक सीधी रेखा में चेंज नहीं होता है, नॉन लीनियरली चेंज होता है। ऐसे ही देखो, पहले ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन बढ़ाने पे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही सीएमसी की रेंज आती है, ध्यान रखना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर लगभग कांस्टेंट होता है। ऐसे ही टर्बिडिटी पहले धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही सीएमसी की रेंज आती है, फिर ये टर्बिडिटी क्या है, तेजी से बढ़ती है। तो देखो, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो या जो भी प्रॉपर्टीज हमने लिखी हैं, अभी क्वेश्चन में और भी क्लियर हो जाएगा, ये सारी प्रॉपर्टीज उस सीएमसी रेंज में शार्प चेंज होता है इनमें, या फिर इनमें ड्रामेटिक चेंज होता है। देखो, मैंने पिछली बार भी एक ग्राफ बनाया था और ये क्वेश्चन करवाया था, और मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन एग्जाम में आया। बोलो, आपको अगर विश्वास नहीं हो तो मैंने जो नोट्स भेजे हैं आपको, वो वही नोट्स हैं जो मैंने पहले दिए थे, और आप फिर लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लो, आप भी दंग रह जाओगे कि इस तरह के क्वेश्चन का भी सर को आइडिया था कि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो देखो, ये तो हमारा एक पहला कंसेप्ट हो गया कि जो कैसे हमें पता लगता है कि सीएमसी की रेंज आ गई कि नहीं आई। तो जैसे ही सीएमसी की रेंज आती है, उस पर जो सरफेक्टेंट का सॉल्यूशन है, उसकी जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इस सीएमसी रेंज में उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में शार्प चेंज होता है या ड्रामेटिक चेंज होता है। ये आप लोग ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं। देखो, तो ये तो हमारा पहला कंसेप्ट हो गया है कि क्या टॉपिक था हमारा, एट द सीएमसी द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सरफेक्टेंट शो शार्प चेंज। कैसे शो करते हैं वो सारा मैंने समझा दिया है, लेकिन ध्यान रखना, ये जो चेंज होता है वो एक तरह से स्मूथली, एक वर्ड ध्यान रखना, स्मूथली मतलब धीरे धीरे, एंड नॉन लीनियर, ये वर्ड आप लोग जरूर ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये हमारा एक पहला कंसेप्ट आज की क्लास का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, तो ये हमारा पहला कंसेप्ट था आज की क्लास का। फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये सारा आपको ध्यान रखना है। देखो, देखो नेक्स्ट कंसेप्ट इसी से रिलेटेड। अब हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट। देखो, फैक्टर अफेक्टिंग सीएमसी एंड मिसेल साइज। देखो, यहां से भी क्वेश्चन आया और ये मैंने करवाया था। और देखो, ये क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट सोच भी नहीं सकता था, फिर भी मैंने क्वेश्चन करवाया था। और ईमानदारी से बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए। आप चाहे उठा के देख लेना भाई, मैंने नोट्स भेजे हैं जो पुराने हैं, पिछली बार बनाए थे और पेपर बाद में लगा था, तो आप चेक कर सकते हो आप लोग। और जो पहले हमसे जुड़े हुए थे उनको तो पता ही है कि सर ने ये चीजें दी थी कि नहीं दी थी। तो हम लोग दो चीजें और पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी? एक तो फैक्टर अफेक्टिंग सीएमसी एंड मिसेल साइज, कि जो सीएमसी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और मिसेल साइज को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देखो, इन दोनों को समझने से पहले एक नई चीज सीखो आप, मैं बता देता हूं। सीएमसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मिसेल साइज। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सीएमसी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन का मान जितना कम होगा, मिसेल साइज उतनी ही ज्यादा होगी। और हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मिसेल हमारा बना था उसकी साइज जितनी कम होगी, उसके लिए उस एक तरह से उस मिसेल्स फॉर्मेशन या मिसेलाइजेशन के लिए सीएमसी का मान उतना ही कम होगा। बस ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मिसेल साइज बड़ी है तो उसके लिए सीएमसी का मान कम होगा, और अगर मिसेल की साइज छोटी है तो उसके लिए सीएमसी का मान ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो कौन कौन से फैक्टर सीएमसी को और मिसेल साइज को अफेक्ट करते हैं। पहला हमारा है, देखो, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप। अब देखो, आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोई भी सरफेक्टेंट होगा उसमें दो पार्ट होते हैं। एक ये वाला इलेक्ट्रो, हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक,
ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है पूरी की पूरी, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो देखो पहले हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट की। कौन से पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं? हाइड्रोफोबिक पार्ट की। तो देखो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है, अब ध्यान रखना, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, कि हाइड्रोकार्बन चेन में जितना बड़ी होगी, मींस हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना बड़ा होगा, ध्यान रख लेना, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीसेल साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीसेल साइज। तो सीधी सी बात है भाई, हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा हो गया तो मीसेल की साइज बढ़ गई, लेकिन ध्यान रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीएमसी। इसलिए मैंने पहले ही आपको वो रिलेशन बता दिया है ऊपर वाला जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप सीधा सा कंसेप्ट ध्यान रख लेना, मैं पहले बता देता हूं कि जैसे ही हाइड्रोकार्बन चेन की हाइड्रोकार्बन चेन वाला जो पार्ट है वो इंक्रीज होगा, मींस हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा, तो मीसेल की साइज बढ़ जाएगी और सीएमसी का मान क्या हो जाएगा? सीएमसी का मान क्या है? बहुत कम हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, कि अगर जो आपका हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन चेन वाला पार्ट है या हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, उसकी लंबाई बढ़ेगी तो मीसेल साइज बढ़ेगी, लेकिन सीएमसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जो सरफेक्टेंट था, ध्यान रखना, इसका मतलब मीसेल की जो साइज है या जो सीएमसी है वो एक तरह से सरफेक्टेंट के आकार पर निर्भर कर रही है, उसकी साइज पर निर्भर कर रही है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है? देखो, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप, ठीक है। अब देखो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक ग्रुप, सॉरी इंक्रीज इन हाइड्रोफिलिक ग्रुप, तो ध्यान रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीएमसी इंक्रीज। देखो ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, अगर हाइड्रोफिलिक पार्ट बढ़ेगा, इंक्रीज इन हाइड्रोफिलिक ग्रुप, तो सीएमसी बढ़ेगी, लेकिन ध्यान रखना मीसेल साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आ गई बात समझ में अच्छी तरीके से? देखो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो मीसेल साइज बढ़ेगी और सीएमसी डिक्रीज होगी, लेकिन हाइड्रोफिलिक ग्रुप, अगर हाइड्रोफिलिक ग्रुप वाले पार्ट की साइज इंक्रीज होगी तो मीसेल साइज डिक्रीज होगी बट सीएमसी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब देखो एक लाइन आप ध्यान रखना कि जो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट है, मींस नॉन आयनिक सरफेक्टेंट का मतलब है कि उनमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप होगा ही नहीं, और अगर होगा नहीं तो क्या लिखा जाएगा? नॉन आयनिक सरफेक्टेंट हैविंग वेरी मच लोअर सीएमसी, क्योंकि उनमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप है ही नहीं, हाइड्रोफिलिक ग्रुप नहीं हो तो सीएमसी भी कम होगी, एंड हायर एग्रीगेशन नंबर देन कैटायनिक एंड एनायनिक सरफेक्टेंट। ये ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से, मैंने सारा लिख के भी दिया है और यहां पे भी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि जिसमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप छोटा होगा उसकी सीएमसी कम होगी, और जो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट है उसमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता ही नहीं है तो उसकी सीएमसी बहुत कम होगी। बस इतना सा ध्यान रखना, जो मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे चले, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, मीसेल साइज इंक्रीजेज एज काउंटर आयन साइज इंक्रीजेज। देखो आपको मैंने क्या बताया था कि कोई भी मीसेल का फॉर्मेशन होता है सरफेक्टेंट से, और मान लो ये आपका सरफेक्टेंट है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ काउंटर आयन होता है, जैसे Na+ मान लो, अगर ये एनायनिक है तो, अगर ये कैटायनिक होता तो इसका कोई ना कोई एनायन जो है वो उसका काउंटर पार्ट होता। तो जो मीसेल साइज है वो इस काउंटर आयन की साइज पर भी डिपेंड करती है। मान लो हमारे पास 3 कैटायनिक सरफेक्टेंट हैं और जिनसे मीसेल्स का फॉर्मेशन हुआ है और उनके काउंटर आयन मान लो I- है, Br- है और Cl- है, तो ध्यान रखना अगर आपका सरफेक्टेंट सेम है, केवल काउंटर आयन डिफरेंट है, तो जिस काउंटर आयन की साइज सबसे बड़ी होगी उस मीसेल की साइज भी सबसे
बड़ी होगी। ये ध्यान रख लेना आप लोग, ये अच्छी तरह ध्यान रख लेना आप लोग, एक बार समझ लो। अगर कोई भी इश्यू है तो आप लोग मेरे से पूछ लेना। आ गई बात समझ में? तो देखो ऐसे ही देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि कोई भी सरफेक्टेंट जिसका काउंटर आयन ऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक काउंटर आयन है। अब आपको सबको पता है कि जो ऑर्गेनिक काउंटर आयन होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है। तो जो भी सरफेक्टेंट है जिनका काउंटर आयन ऑर्गेनिक है, हैव लोअर सीएमसी एंड हाई एग्रीगेशन नंबर एज कंपेयर टू दीज विच हैव इनऑर्गेनिक काउंटर आयन। मींस मैं बता देता हूं कि उन सरफेक्टेंट की साइज ज्यादा बड़ी होगी। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, उन सरफेक्टेंट की साइज ज्यादा बड़ी होगी जिनका काउंटर आयन जो है वो ऑर्गेनिक नेचर का होता है। अगर उनका काउंटर आयन इनऑर्गेनिक नेचर का है तो उनकी साइज छोटी होती है कंपैरेटिवली उन सरफेक्टेंट के जिनका काउंटर आयन ऑर्गेनिक होता है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन समझने पड़ेंगी आप लोगों को। और मैंने लिख के दिया है यार, लास्ट टाइम ही लिख के दे दिया था, बस आपको जरूरत थी क्वेश्चंस निकालने की, क्वेश्चंस करने की। अब आप कर पाए कि नहीं कर पाए वो एक अलग बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो है हमारा, हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ मिसेल एंड सीएमसी। देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से मिसेल की साइज पर क्या इफेक्ट होगा और सीएमसी पर क्या इफेक्ट होगा। तो ध्यान रखना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस में एडिशन करेंगे भाई? टू, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू सॉल्यूशन ऑफ आयनिक सरफेक्टेंट, सॉल्यूशन ऑफ आयनिक सरफेक्टेंट। ठीक है, तो जब हम लोग किसी भी आयनिक सरफेक्टेंट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन मिलाते हैं, इसका सॉल्यूशन मिलाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन मिलाएंगे, तो ध्यान रखना मिसेल साइज तो इंक्रीज होगी। ध्यान रख लेना भाई, मिसेल साइज इंक्रीज होगी बट सीएमसी ऑटोमेटिक आपको पता है क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये भी एक नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए। देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं साइज ऑफ मिसेल और सीएमसी पर। तो अगर हम लोग किसी आयनिक सरफेक्टेंट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करेंगे तो मिसेल की साइज तो बढ़ जाएगी बट सीएमसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये आप लोग ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे चले। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मिसेल साइज पर और जो हमारी सीएमसी है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो ध्यान रखना टेम्परेचर का बहुत स्मॉल इफेक्ट होता है दोनों ही चीजों पर। चाहे वो देखो वैसे सीएमसी पे तो हमने देखा ही है, वो एक अलग चीज है, पर्टिकुलर टेम्परेचर जो क्राफ्ट टेम्परेचर है। अगर हम लोग उसके बाद दूसरे आगे पहलू पर बात करें तो फिर टेम्परेचर का कोई ज्यादा इफेक्ट ना होता है, ना तो मिसेल साइज पर होता है और ना ही जो है आपका सीएमसी पर कोई इफेक्ट होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए सीएमसी बनने के लिए। बस वो टेम्परेचर का अटेन हो गया उसके बाद टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना तो सीएमसी पर होगा और ना ही जो है मिसेल साइज पर होगा। ठीक है, तो ये आपका एक दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है जिसपे हम लोगों ने बात की है फैक्टर अफेक्टिंग मिसेल साइज एंड। इसका मतलब मैं बता देता हूं कि जो सीएमसी और जो मिसेल साइज है उसको बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे एक तो जैसे आपका क्राफ्ट टेम्परेचर और सीएमसी तो है ही मान लो, अगर मिसेल साइज की बात करें तो। इसके अलावा जितने भी पैरामीटर है सब सरफेक्टेंट के वो भी इफेक्ट करेंगे। इसके अलावा नेचर ऑफ जो हमारा सरफेक्टेंट है उस पे भी, साइज पे भी डिपेंड करेगा, उसकी नेचर पे भी डिपेंड करेगा। और इसी पर क्वेश्चन आया था देखो लास्ट ईयर, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं फिर आपका चैप्टर कंप्लीट। देखो उस छोटी सी चीज में क्या डिस्कशन है मैं बता दूं आप लोगों को। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मिसेलाइजेशन, जो मिसेलाइजेशन होता है उसकी थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो डेल्टा जी तो नेगेटिव है भाई, तो स्पॉन्टेनियस है, बट ध्यान रखना डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और डेल्टा एस जो है
वो भी पॉजिटिव होता है। अब ध्यान रखना आप लोग एक बार, अगर हम लोग डेल्टा जी बराबर लिखे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो देखो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव, तो ये डेल्टा जी ओवरऑल नेगेटिव तभी होगा जब टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच होगा। ठीक है। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो डेल्टा एच पॉजिटिव है, यहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब समझना, यहां पे देखो अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको, तो कुछ जगह आपको केवल याद रखना पड़ेगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें हीट देनी पड़ेगी मिसेलाइजेशन के लिए, और मिसेलाइजेशन से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोर रैंडमलेस से लेस रैंडमलेस की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको साइज बताई थी, इस तरह बिल्कुल सिस्टमेटिक अरेंज हो जाते हैं। तो डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव एंट्रोपी डिक्रीज, सॉरी एंट्रोपी जो है आपकी, मतलब सॉरी एंट्रोपी है जो आपकी इंक्रीज होगी। ध्यान रखना, अगर आपका मिसेलाइजेशन का फॉर्मेशन है तो जो एक तरह से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो आपका जो अरेंजमेंट था सरफेक्टेंट का वो डिस्टर्ब हो गया है, और डिस्टर्ब हो गया है तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है। ये चीजें ध्यान रख लेना, डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, मींस हीट देनी पड़ेगी, और हीट देनी पड़ेगी तो डेल्टा एच जो है पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मींस इंक्रीज होगा। ये ध्यान रख लेना आप लोग, एक तरह से मिसेलाइजेशन की कहानी है। और डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, जब आपका टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान रखना, लगा आपको ऐसा रहा है कि मोर रैंडमलेस से लेस रैंडमलेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब मिसेल का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग लेस रैंडमलेस से मोर रैंडमलेस की तरफ जाते हैं, ध्यान रख लेना इस बात का, अच्छी तरह से समझ लें। तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। अब देखो एक छोटी सी चीज और है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो देखो एक तो मिसेलाइजेशन का ड्राइविंग फोर्स एक तो ये कि डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होता है, और इसके अलावा एक ड्राइविंग फोर्स और है कि इसके जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो बड़ा पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो बहुत बड़ा पार्ट होता है, और बड़ा पार्ट होने की वजह से इनमें रिपल्सन भी ज्यादा होता है। तो इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए जो है मिसेल का फॉर्मेशन होता है। तो जो एक तो इस रिएक्शन जो मिसेलाइजेशन है उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, और दूसरा जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उनमें जो इंटरेक्शन होती है, ये दोनों ड्राइविंग फोर्स होते हैं किसके, मिसेलाइजेशन के। तो एक बार आप लोग, अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगे ना इस पूरे चैप्टर में, तो आप पीएसपी उठा के जरूर पढ़ लेना। मैंने मैक्सिमम चीजें पीएसपी से कवर की हैं, तो आपको कहीं दिक्कत भी नहीं आएगी, आपको सारी चीजें कवर भी हो जाएंगी, ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो तो आगे क्या चलना है, देखो अब आपका ये हो गया चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से। आप देख लेना, मैं बता रहा हूं ऐसी चीजों को कोई टीचर टच भी नहीं करेगा, वो सारी चीजें मैंने पढ़ाई है। आप यकीन नहीं मानोगे हमने कितनी मेहनत की है। आप खुद सोच के देख लो कि हम लोग कहां तक गए हैं, एग्जामिनर की नस तक हमने पकड़ी है कि एग्जामिनर क्या पूछने वाला है। अब आप खुद बयां कर लो चीजों को, आपको खुद को पता चल जाएगा कि सर ने किस हद तक मेहनत की होगी सारी चीजों पर। इसके अलावा देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। उसमें क्या है देखो, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट लगेगी, मैं बता देता हूं आप लोगों को। मैंने ओपन किया था लेकिन मैं भूल गया कहीं। देखो ये एक पीडीएफ दी है मैंने आप लोगों को, सबको है। उसमें देखो मैंने एक टॉपिक लिख के दिया था आप लोगों को, क्या
कि टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एक टॉपिक लिख के दिया है मैंने आप लोगों को, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन थर्म आइसोथर्म। टोटल 5 तरह की एडजॉर्प्शन आइसोथर्म मैंने लिख के दिए हैं। देखो ये नोट्स भी मैंने पहले दे दिए थे आपको, और आप यकीन नहीं मानोगे, ये जो क्वेश्चन था हमारा, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ये जो इक्वेशन है हमारी, ये वाली नहीं, ये वाली ऐसे की ऐसे एग्जाम में पूछी गई लास्ट ईयर। मैं बताऊंगा अभी आपको, क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो देखो ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैंने पढ़ाया इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको केवल ध्यान रखनी है। सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग तैयार जरूर कर लेना इन सारी चीजों को। आ गई बात समझ में? ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग एक बार। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? तो आपको ये जितनी भी आइसोथर्म है, ये पहली तरीके आइसोथर्म, ये मोनोलेयर एडजॉर्प्शन के लिए है, लेंग्यूमर टाइप है। फिर जो दूसरी है वो मल्टीलेयर फिजिकल एडजॉर्प्शन है। फिर ये वाली मल्टीलेयर फिजिकल एडजॉर्प्शन है, किस तरह की है वो सारा मैंने लिख के दिया है, 5 तरह की, 6 तरह की। और ये जो इस तरह की आएगी वो स्टेप वाइज एडजॉर्प्शन है। तो प्लीज आप लोग सारा पढ़ लेना, मैंने आपको नोट्स में दे रखा है, ऐप में ये सारी चीजें, इनमें समझाने वाली कोई चीज है ही नहीं, बस आपको ध्यान रखना है बस इन सारी चीजों का। ठीक है? आगे चलते हैं। देखो आगे क्या, आप देखो ये एडजॉर्प्शन मैंने नोट्स दिए हैं सबको, लिख करके ध्यान रखना, फिर मत कहना, या फिर जो पुराना वीडियो उसमें मैंने पढ़ाया भी है ये, तो आप वहां से भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो पुराने वीडियो हैं उनमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए, उन न्यूमेरिकल्स में से डिट्टो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आए। मतलब ये चैप्टर मैंने ऐसे करवाया था, आप ईमानदारी से मान के चलो कि कोई क्वेश्चन बाहर गया ही नहीं। ठीक है? तो यहां तक एक बार ये थ्योरेटिकल पोर्शन जितना भी था वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है हमारा, ये सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। अब केवल और केवल जो 2 एग्जाम थी हमारी लास्ट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का और जो हमारा एक पॉलिटेक्निक का एग्जाम था, उसके जो 20 क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, और वो क्वेश्चंस हम लोग देखो ज्यादातर तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, अब हम लोग उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स, एक बार आप लोग वहां तक देख लो, अगर कोई इश्यू हो तो आप लोग बता देना। देखो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, देखो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने लास्ट की क्लास में भी करवाए थे, बस उसी तरह के हैं, ध्यान रख लेना। देखो पहला क्वेश्चन है, which of the following electrolyte will have lowest flocculation value for coagulating arsenic sulfide? ये आप लोग ध्यान रख लेना। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में भी मैंने लिखा दिया है कि आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी सॉल्यूशन है, और देखो मैंने बताया था आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, याद कर लो सारा का सारा। ठीक है? तो इसका फ्लोक्यूलेशन या कोगुलेशन करने के लिए हमें चाहिए कैटायन, और जिस कैटायन पर ध्यान रखना, जिस कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका फ्लोक्यूलेशन पावर या कोगुलेटिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, बट फ्लोक्यूलेशन वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये मैंने बताया था, देखो लास्ट ईयर में, लास्ट क्लास में बताया था, अच्छी तरीके से आप लोग समझ लो।
ठीक है, तो देखो अब आपको समझ में आ गई होगी, क्लास करवाया था, सोडियम क्लोराइड से सोडियम आएगा, पोटेशियम सल्फेट से पोटेशियम आएगा, जिंक क्लोराइड से Zn+2 आएगा और AlCl3 से Al3+ आएगा। इसका कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा और जिसका कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा उसकी फ्लोक्यूलेशन वैल्यू सबसे कम होगी। और आपको एग्जाम में भी लोएस्ट फ्लोक्यूलेशन वैल्यू पूछी है, इसका मतलब AlCl3 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो भाई आप एक एक चीज, ये मैंने कल ही करवाया था इस तरह का क्वेश्चन। देखो ये अब आपको सब पता चल जाएगा कि हमने क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया, कितनी मेहनत करवाई है लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देख करके। आपको पहला क्वेश्चन हो गया भाई, दूसरा क्वेश्चन देखो। अब देखो ऐसे की ऐसे लिखा रखा है मैंने, अब ये देखो नोट्स नहीं पढ़े तो उसमें तो मेरी भी क्या गलती है, बाकी एग्जाम में क्या है वो आप चेक करो। देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल इन वाटर इमल्सन। और देखो मैंने आपको अच्छी तरह से लिखवाया था, आपको याद होगा मैंने आपको वाटर इन ऑयल वाले में 3 चीजें लिखवाई थी। मैंने लिखवाया था फैटी एसिड साल्ट, देखो याद करो अब आप, फैटी एसिड साल्ट इसमें वाटर इन ऑयल वाले में। दूसरा मैंने लिखवाया था लॉन्ग चेन एल्कोहल, याद कर लो आप लोग, चाहे सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं आपको, अभी भी करवाए थे पिछली बार भी करवाए थे। और एक मैंने लिखवाया था लैंप ब्लैक। और अब आप याद करो ऑयल इन वाटर में मैंने 3 ही चीजें लिखवाई थी, प्रोटीन, गोंद और सोप। और जो सोप है वही ऑयल इन वाटर में इमल्सिफाइंग का एजेंट का काम करेगा। थर्ड इज द, अब देखो इतनी सारी चीजें बताने के बाद भी अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो, आप लोग क्या सोचते हो बताऊं, आप लोगों को लगता है ये तो नॉर्मल चीजें, ये थोड़ा ना आएगा एग्जाम में। मैंने पिछली बार भी पढ़ाया, मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं और क्वेश्चन अभी भी इन्हीं में से आएगा, ध्यान रख लेना इस बात का। आप लोग आप यकीन मानो, झूठ नहीं बोल रहा हूं, बस थोड़ा सा विश्वास करना सीखो चीजों पर आप लोग। ठीक है आगे चलते हैं। एकदम इजी इजी क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन गलत किए होंगे क्योंकि छोटी चीजों को तो पढ़ते नहीं हो आप लोग, और ये मैंने नोट्स में लिख के दिए हैं यार। आपको जो नोट्स दिए हैं वो पिछली बार के नोट्स हैं, आप यकीन मानो ये मैंने पिछली बार भी नोट्स दिए थे बच्चों को। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अब इसमें तो मैं क्या बताऊं, अब ये तो सारे कर लेना आप लोग, मैं केवल ऑप्शन बता रहा हूं। इमल्सन मैंने कहा था आपको याद रखने हैं, लिक्विड लिक्विड इमल्सन में मैंने 3 एग्जांपल बताए थे आपको, दूध, बालों की क्रीम और मक्खन बटर। तो अब इसमें तो मैं क्या बताऊं आप लोगों को। देखो अब ऐसी चीजों को तो क्या डिस्कशन करेंगे, मैंने आपको कहा था कि रट्टा मार लेना सारी चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, क्या है, इन ए सॉल्यूशन ऑफ ए सर्फेक्टेंट मिसेल्स आर फॉर्म्ड व्हेन। कि मिसेल का फॉर्मेशन कब होता है, तो 2 चीजें, एक तो CMC और एक क्राफ्ट टेम्परेचर, बस ये ध्यान रखना। इट्स टेम्परेचर इज अबव इट्स क्राफ्ट टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर इज बिलो इट्स क्राफ्ट टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर इज बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्रिटिकल का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। और ये अबव वाला मैंने कहा था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, उससे अबव टेम्परेचर पर ही ये सारा कुछ हो सकता है। आ गई बात समझ में, तो ये आपका इजी गोइंग क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। देखो आ गया क्वेश्चन जो मैंने पिछली बार भी करवाया था, द शेप ऑफ इंडिविजुअल मिसेल डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। आ गई ना बात समझ में, मैंने इसीलिए जोर देके पिछली बार भी करवाया था, अब की बार भी करवाया है मैंने, कि आपकी जो मिसेल की साइज है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है अब देखो पहली चीज, शेप ऑफ कंस्टिट्यूएंट सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही है, मैंने कहा है अभी, हाइड्रोफिलिक पार्ट पे भी डिपेंड करेगी, हाइड्रोफोबिक पार्ट पे भी डिपेंड करेगी, मतलब ये सही है। कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट और टेम्परेचर, ये तो 2 चीजें हैं ही। इसके अलावा सर्फेक्टेंट पैरामीटर पे भी डिपेंड करेगी। सर्फेक्टेंट पैरामीटर में बाकी सारी चीजें आ जाएंगी कि वो कैटायनिक है कि एनायनिक है कि नॉन आयनिक है। इसका मतलब इसमें चारों स्टेटमेंट सही है। और चारों देखो, अब आप सोच के देखो यार, इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं और वो एग्जाम में आए हैं, तो आप सोच के देखो कि हमने कितनी मेहनत करवाई होगी। और ये सब एग्जाम से पहले पढ़ाया है हमने, ऐसा नहीं कि बाद में पढ़ा रहा हूं भाई।
आ गई बात समझ में? यहां तक देख लो, कोई दिक्कत हो तो आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इसमें थोड़ा सा समझने की बात थी। देखो क्या क्वेश्चन था ये। देखो ये तो सबको पता है कि जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। कोई सा भी एडजॉर्प्शन हो, सबके लिए डेल्टा एच जो होता है वो नेगेटिव होता है। और देखो आपको याद हो तो मैंने एक बात और बताई थी, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था तो मैंने ये कहा था कि डेल्टा एच नेगेटिव इसलिए होता है कि जो हमारा सर्फेक्टेंट है और जो सॉरी जो हमारा एक प्रकार से जो एडजॉर्बेंट है और जो एडजॉर्बेट है, उनके तरह से उनके बीच में या तो वांडरवाल्स बॉन्डिंग बनती है या केमिकल बॉन्डिंग बनती है। और जब वांडरवाल्स बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्डिंग बनती है तो हीट हमेशा रिलीज होती है, इसलिए डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है। क्लियर है? अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कीमो एडजॉर्प्शन द जनरल द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एस। बिल्कुल ये भी मैंने बताया था कि जो डेल्टा एस होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब देखो नेगेटिव आपको पता ही होगा कि पहले तो ये जो एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स है वो बाहर मतलब ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन यहां पर आकर के वो एक जगह बिल्कुल एक तरह एकदम बिल्कुल अरेंज हो जाते हैं, एकदम ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं, इसलिए एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। तो डेल्टा एस क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब देखो एक तरह से अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे था। देखो अब ऐसे क्वेश्चंस में देखो ये है कि जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है वही पावरफुल होती है। तो देखो इन्होंने इसका आंसर दे दिया ये वाला कि दोनों सत्य हैं, और जो ये डेल्टा एस वाला कंसेप्ट है वो उस एक ही एक्सप्लेनेशन भी देता है। बाकी आप कहीं भी पढ़ लो, इस तरह की कोई एक्सप्लेनेशन आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी, मैं बता दूं आप लोगों को। तो इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, पढ़ा हुआ है तो आप देखो ये तो तय है कि आप इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन करके आए होंगे। अब बस थोड़ा सा यही था कि जिसने ये कर दिया उसका सही हो गया और ये कर दिया उसका गलत हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा खुद को जज नहीं करना चाहिए कि मैंने गलत क्यों किया या मेरा गलत कैसे हो गया, क्योंकि मैंने खूब किताब छानी, आज भी मैंने छानी, लेकिन ये डेल्टा एस बस हम लोग देखो एक्सप्लेनेशन देने को तो कोई कुछ भी लिख देगा, मैं भी समझा देता आपको ऐसे ही। मैं कह दूंगा कि यार ये सब इधर आ रहे हैं और फिर इनके पास आकर के इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है तो डेल्टा एच नेगेटिव हो रहा है, तो डेल्टा एस कम होने की वजह से ही डेल्टा एच नेगेटिव हो रहा है। लेकिन अगर एक लॉजिक की बात करें ना तो नहीं मिलेगी आपको एक्सप्लेनेशन। देखो तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखो थोड़ा सा आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा देखो यही एक लक फैक्टर काम करता है आपका कि आपके माइंड में उस समय क्या आता है और आप इन दोनों में से कौन सा टिक कर देते हो। क्योंकि आपको ये तो पता है कि दोनों चीजें सही है तो ए और दोनों सत्य हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन वाला गड़बड़ होता है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना आप थोड़ा सा रीजन डायरेक्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही होता है कि वो उसका एक्सप्लेन करता रहता है। तो अगर कहीं थोड़ा सा तुक्का मारने की जरूरत पड़े या किस्मत को आजमाने की जरूरत पड़े तो आप लोग इस तरह का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं। देखो एक तो ये क्वेश्चन आया था द आइसोथर्म यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस एरिया, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वैसे तो 3 तरह की आइसोथर्म है, लेकिन मैंने क्लियर कट कहा था कि अगर इनमें से भी कोई पूछे तो आपको बैट इक्वेशन करके आना है। कौन सी इक्वेशन करके आनी थी? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो भी था हमारा अमोंग द फॉलोइंग सरफेस एरिया एनालिसिस टेक्निक। देखो अब ये क्वेश्चन तो ऐसा था कि मैंने नहीं पढ़ाया था, मैं कैसे कह दूं, बस तभी तो आप लोगों को बार बार कह रहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हमसे नहीं होंगे। तो देखो अब इस क्वेश्चंस में तो कोई मतलब भी नहीं है, मैं पढ़ाऊं भी क्या मुझे भी पता नहीं है कैसे दिया है क्या दिया है, बस आप इसका आंसर ध्यान रख लेना। ऐसे देखो ये तो आप भी कर सकते थे कि सेम और टेम को तो बाहर निकाल देते, क्योंकि ये तो जो है हमारी नैनो केमिस्ट्री से रिलेटेड टेक्निक है। तो बस बची 2 चीजें,
फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन और एंगुलर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एक तरह से एक्चुअल में हम लोग थोड़ा सा माइंड ये लगा सकते हैं कि जब भी किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनों के निकलने के बेसिस पे यार कोई भी कंसेप्ट लगा करके हम लोग जो है सरफेस एरिया एनालिसिस कर सकते हैं। बस इतना सा आप लोग ध्यान रख लें, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो यही क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा सा लिखने के हिसाब से दो जगह लिख लिया था। क्वेश्चन नंबर 31, वो जो भी हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीएमसी फॉर्मेशन एंड डिडक्शन। देखो मैं इसी क्वेश्चन के लिए बार बार बात कर रहा था। क्या क्वेश्चन है ये कि सीएमसी निर्माण और पहचान से संबंधित असत्य कथन पहचानो। तो देखो मैंने क्या कहा था, अभी आज ही पढ़ाया मैंने, ध्यान रखना, लास्ट ईयर भी पढ़ाया था मैंने। देखो ड्यूरिंग सीएमसी फॉर्मेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सरफेस सॉल्यूशन चेंजेस, बिल्कुल सही है, चेंजेस होती हैं, सही बात है ये तो। दूसरा स्टेटमेंट, द सीएमसी फॉर्मेशन इज डिडक्टेड बाय ए प्रोनाउंस्ड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, बिल्कुल ये बात भी सही है। सीएमसी बनने की पहचान विलयन के भौतिक गुणों में स्पष्ट परिवर्तन से होती है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, देयर इज ए अब्रप्ट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज नियर सीएमसी। देखो एक तो अब्रप्ट चेंज नहीं होते हैं, वो ड्रामेटिकली और नॉन लीनियरली चेंज होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और लास्ट का स्टेटमेंट है, अराउंड सीएमसी द फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरीज स्मूथली एंड नॉन लीनियरली, ये मैंने आज ही बताया, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा था, तो थर्ड इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कर लेना, थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। देखो ये सारे क्वेश्चन तो आए थे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में, कोई न्यूमेरिकल नहीं था, लेकिन इजी भी नहीं थे भाई साहब। सारे क्वेश्चन किसी से नहीं हुए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 7 क्वेश्चन किए होंगे, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन कर पाए होंगे आप लोग। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं। देखो तो ये तो आपके लास्ट ईयर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम थी उसके क्वेश्चन थे। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हमारे पॉलिटेक्निक लेक्चरर के। देखो ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, जो पुराने वीडियोज हैं उनमें देख लेना, ये या एक वीडियो में डाल दूंगा इन्हीं के साथ, जो पुराना वीडियो है जिसमें मैंने न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, तो आपसे यहां से वो न्यूमेरिकल देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो ये भी मैं नहीं करवा रहा हूं, ये मैंने क्लास में 3 बार करवा दिया है। देखो झूठी चीजों को डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो इसका आंसर सेकंड आएगा, मैं बता देता हूं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि इस तरह के 5 क्वेश्चन मैंने आपको इसी चैप्टर में करवाए हैं। तो देखो मजे की बात तभी है जब आप उन 3-5 क्वेश्चन को करके इस क्वेश्चन को खुद करोगे। ऐसे तो देखो मैं तो करवा दूंगा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन मैं ये क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूं कि आप वो 5 क्वेश्चन देख करके इस क्वेश्चन को कर पाओ। मेरे करने से कुछ नहीं होगा, आप ये मत सोचना कि सर ने नहीं करवाया, सर ने काम कांड निकाल लिया, मेरा कोई मतलब नहीं है काम निकालने का, नुकसान आपको ही है। कम से कम मैं बता रहा हूं सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर आप इस क्वेश्चन को निकाल लोगे। तो 3 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहां से अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे की ऐसे मेरे नोट से आया भाई, मैं ये नहीं कह रहा मैंने मन से बनाए, मैंने पीएसपी से बनाए, लेकिन मैंने पढ़ाया बच्चों को, शायद बच्चे नहीं पढ़ पाते, नहीं बताऊंगा क्लियर कट। अभी मैंने नोट्स दिखाए थे आपको, ये कि ये मैंने बताया था आपको, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आप ऐसे कि ऐसे देख लो, मैं दोबारा बता देता हूं, दोबारा फिर वहीं पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी। मैंने अभी बताया था आपको जो टाइप्स ऑफ आइसोथर्म मैंने बताई थी 5 टाइप की, उसमें ऐसा का ऐसा ग्राफ मैंने एक बताया था कि ये मल्टी लेयर के लिए होता है। फॉर ऐसे की ऐसे क्वेश्चन आया, ये मान के चलो। अब आप खुद सोचो यार हमने कितनी मेहनत की होगी इन नोट्स पे। आगे बात समझ में? कोई इश्यू नहीं है किसी को भी। आगे चलते हैं। देखो वहां से देख लेना, जिसके पास नोट्स है सब पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को दोबारा। देखो यही आइसोथर्म की बात कर रहा था। देखो ये वाला मैंने ऐसे के ऐसे लिखवाया था और ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आया एग्जाम में। आप सोच के देख लो,
कि हमने मेहनत करवाई है कि नहीं करवाई है। अब देखो सिलेक्शन तो लक की बात होती है, लेकिन फिर भी आप लोग देखो कि कितना कुछ हमने करवाया कवर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये आपको पता ही है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने आपको क्या कहा था, जिसका गोल्ड नंबर जितना कम होगा उसका प्रोटेक्शन पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो गोल्ड नंबर सबसे कम किसका है, बी वाले का, तो बी वाले का प्रोटेक्शन पावर सबसे ज्यादा होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या था, द गोल्ड नंबर ऑफ ए बी सी एंड डी आर दिस रेस्पेक्टिवली, द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ ए बी सी एंड डी। तो मैंने कल ही बता दिया था, आपको याद होगा, सब कुछ बता रखा है आप लोगों को। मैंने क्या कहा था, प्रोटेक्टिव पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। तो जिसका गोल्ड नंबर सबसे ज्यादा होगा उसका प्रोटेक्टिंग पावर सबसे कम होगा। तो गोल्ड नंबर 25 डी का सबसे ज्यादा है, इसका प्रोटेक्टिंग पावर सबसे कम होगा। और सबसे कम जो गोल्ड नंबर है वो ये बी वाले का है, तो इसका प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। अब आप खुद सोच के देखो कि हमने क्या पढ़ाया था और एग्जाम में क्या आया और बच्चे क्या करके आए, आई डोंट नो। मैं इतना जानता हूं कि मैंने क्या पढ़ाया था और पेपर में क्या आया, ये आपके सामने प्रूव है। आप किसी भी लड़के को ईमानदारी से पूछ लो जो पिछली बार हमसे जुड़ा था और हमारे नोट्स लिए थे और हमसे पढ़ा था कि सर ने ये चीजें पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या कर सकता हूं, आप खुद सोच के बताओ कि जिस बंदे ने इतने छोटी छोटी चीजें पढ़ा करके एग्जाम में 10 के से 10 क्वेश्चन ला दिए, अब इससे ज्यादा क्या करेगा बंदा पढ़ाने वाला, बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये भी मैंने करवा रखा है। देखो देखो अब आप सोच भी नहीं सकते कि सर ने इतनी छोटी मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने मन से पढ़ाया, मैंने किताब से पढ़ाया भाई, और किताब में ये थे, लेकिन मैंने बच्चों को बताई ये चीज। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस कॉल्ड, मैंने कहा था जीटा लेयर, इन दोनों लेयर्स को कंबाइनली बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज लेयर। याद करो, जीटा पोटेंशियल, छोटी छोटी चीजें। नेक्स्ट ये देखो, ये भी मैं नहीं बताऊंगा, ये तो मैंने क्लियर कट करवा रखा है। देखो याद करो मैंने क्या कहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, बिल्कुल सही बात है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स वान डेर वाल्स फोर्सेज, बिल्कुल सही बात है। रेट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ द एड्जॉर्बेट, बिल्कुल सही है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ये गलत बात है। जीरो एक्टिवेशन एनर्जी होती है फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए, हाई एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए होती है। ठीक है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। द स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन वेयर मिसेल फॉर्मेशन, क्राफ्ट टेम्परेचर एंड सीएमसी, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई औरों ने नहीं पढ़ाया, लेकिन कुछ चीजें हमने ही पढ़ाई केवल। निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉजिटिवली चार्ज सोल, मैंने सारे एग्जांपल बताए, ये मैंने नेगेटिव में बताया था, ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, ये लो, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब देखो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा भाई साहब, लेकिन इतना मैंने करवा दिया कि आपको कहीं किताब उताब देखने की जरूरत ना पड़ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है हमारा लास्ट, बस, और इसमें वही कहानी, वही वापस एग्जाम्पल आ गया। मैंने इमल्सन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमल्सन, इमल्सन मैंने 3 एग्जाम्पल लिखाए थे, मिल्क, हेयर क्रीम और बटर। मैंने पेंट नहीं लिखाया था, तो पेंट जो है वो इमल्सन का एग्जाम्पल नहीं है। इसका मतलब थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं। देखो आगे क्या चलना है, बस आपका ये कंप्लीट जो भी मेरे को करवाना था, सरफेस केमिस्ट्री 100% कंप्लीट हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।